काम करना शुरू कर दिया मैंने। शुरू करें? चल शुरू कर ले, आज एक तो ज्वाइन कर लेगी वो, बीच में से बोल दूंगी मैं उसको। देखो दी, क्या सोचा है कि जैसे हमने जो प्लानिंग करी है किस तरीके से सिलेबस कवर करने की जो है, और जो एग्जाम क्लियर करने का एक राइट वे होता है। हम्म। जैसे हमने पहले बेसिक पढ़ा, ठीक है, हम्म। बेसिक के एमसीक्यू लगाने हैं, साथ के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अगर हम सोचे भाई कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, खाली हम्म। कॉन्सेप्ट पढ़ने से कभी एग्जाम क्लियर नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रख लेना, ठीक है। तो पर सब्जेक्ट मैंने जो प्लानिंग की है, मैं 300 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगी। तो वो कैसे? 300 क्वेश्चन आपके साथ प्रैक्टिस होने ही होने चाहिए, कम से कम मिनिमम टू मिनिमम आपके 1500 हम्म। क्वेश्चन एटलीस्ट सोल्व होने चाहिए पूरे ओवरऑल सब्जेक्ट के, एटलीस्ट इतने सोल्व होने चाहिए। हम्म। मैं अपना तरीका बता रही हूँ, मैंने 6 से 7 हज़ार क्वेश्चन लगा दिए थे जब मेरा जेआरएफ निकला था, इतने क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर दिए थे। अब इसमें क्या है कि कॉन्सेप्ट याद कैसे रहेगा, याद रहेगा आपको, जैसे आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके तुरंत एमसीक्यू सोल्व करो, उससे क्या होगा, एक तो प्रैक्टिस आएगी, दूसरा क्या है, कॉन्सेप्ट माइंड में ऐसे बैठ जाएगा ना कि आप निकालना चाहोगे तो भी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू मिलेंगे, ठीक है, टॉपिक के जो है एमसीक्यू रहेंगे। चैप्टर वाइज दूसरा क्या है कि मैं आपका टेस्ट भी लूँगी, ठीक है, जैसे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, एटलीस्ट थ्री हम्म। थ्री टेस्ट रहेंगे सब्जेक्ट वाइज, हम्म। ठीक है। उसमें आपकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि भाई मैं टीच कर रही हूँ, आप नहीं पढ़ रहे हैं और रिजल्ट ना निकले, या फिर एक डायरेक्शन चेक करने के लिए कि आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। तो वो ज़रूरी है, टेस्ट ज़रूरी है, क्योंकि टेस्ट से ही मुझे पता चलेगा कि आपकी परफॉर्मेंस क्या आ रही है, ठीक है। ठीक है। प्लस टेस्ट सीरीज, ये टेस्ट मैं खुद लूँगी, और एक टेस्ट सीरीज आपको, एक टेस्ट सीरीज आपको और प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। वो टेस्ट आपको लगाने होंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे, आपने जैसे कॉन्सेप्ट पढ़ा, ऑपरेटिंग सिस्टम आपने पढ़ लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे उतना ज़्यादा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। अब 10 से 12 सब्जेक्ट हमारे टेक्निकल हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं, इस 10-12 में से जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से, आते हैं सीओ से, आते हैं आपका ये वेब डिज़ाइनिंग वाला जो पोर्शन है, वेब डिज़ाइनिंग में जैसे जावा आ गया, एचटीएमएल आ गया, 3-4 चीज़ें मिला करके इससे आते हैं। प्लस आपका जो शॉर्टकट की रहती है, ठीक है, इनसे क्वेश्चन पूछते हैं ये। तो ये जो है कहने का मतलब 12 12 हैं, तो 12 में से 6 सब्जेक्ट आप स्ट्रॉन्ग कर लो, बाकी 6 से आप गो थ्रू भी हो जाओगे तो भी निकल जाएगा। ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि अब मैं स्टार्ट कर दूँ फिर बाद में ये चीज़ें नहीं बताई जाएंगी, ठीक है। कम से कम 6 सब्जेक्ट पे आपको कमांड करके चलनी है। बाकी और कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बस अभी तो कोई नहीं है, बीच में कुछ होगा तो देख लेंगे। ठीक है, तो अब टॉपिक हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। पहले बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम सिस्टम स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, फिर सीपीयू शेड्यूलिंग देखेंगे। ये जो सीपीयू शेड्यूलिंग है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहता है, कभी पूछ लिया जाता है कभी नहीं पूछा जाता है, इसे हम गो थ्रू हो जाएंगे। ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेडलॉक से क्वेश्चन पूछा जाता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी प्रैक्टिकल भी पूछ लिया जाता है, छोटा मोटा न्यूमेरिकल, जिसको आप विद इन 30 to 40 सेकेंड सोल्व कर सकते हैं। प्रोसेस एंड थ्रेड, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा। और ये सारा जो आपका प्रोसेस एंड थ्रेड वाला जो पोर्शन है, ये ज़्यादा 2 से 4 पेजेस के अंदर आपका कवर हो जाता है, ज़्यादा बड़ा लेंदी सिस्टम भी नहीं है कि वही बहुत बड़ी किताबें पढ़नी पड़ेगी। मेमोरी मैनेजमेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है,
इसमें कभी कभी पूछ लिया जाता है, जैसे लास्ट टाइम पूछा हुआ था इन्होंने, यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा हुआ था, ठीक है। यहाँ से मेमोरी मैनेजमेंट से ज़्यादातर वो न्यूमेरिकल पूछने की कोशिश करता है। फाइल एंड डिस्क मैनेजमेंट एंड कुछ मिसिंग है वो। ये जो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सीपीयू शेड्यूलिंग, डेडलॉक, प्रोसेस एंड थ्रेड, मेमोरी मैनेजमेंट, ये कहते हैं एक हार्ट है एग्जाम का। इन पे ज़्यादातर फोकस इन टॉपिक पे रहता है। दीदी म्यूट कर दिया आपने, मेरे को फीलिंग नहीं आ रही है कि आप पढ़ रहे हैं। अरे हाँ, पता थोड़ा शोर सा हो रहा था, यहाँ पे झाड़ू सी लगा रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई नहीं, एक बार वो कर लूं, वो हो जाए पहले। ठीक है। अब जैसे बेसिक के अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे वो मैंने पहले से यहाँ पे आउटलाइन तैयार कर लिया कि हम ये चीज़ें कवर करेंगे। लाइक दिस सिस्टम स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या कवर करेंगे, जो मेन टॉपिक जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस हिसाब से मैंने ये निकाला हुआ है। सीपीयू शेड्यूलिंग में क्या, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। एक चीज़ की मैं गारंटी लेती हूँ कि अगर आपने पढ़ लिया, जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ डेली बेसिस पे उसको कवर कर लिया आपने, साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, तो आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखोगे और आंसर करोगे, ये लेवल आ जाएगा आपका। जिस हिसाब से मैं चाह रही हूँ, जो लेवल जो एक्सपेक्ट कर रही हूँ आपसे कि थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ये सीपीयू शेड्यूलिंग के अंदर ये टॉपिक है। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के अंदर हम ये टॉपिक कवर करेंगे। डेडलॉक के अंदर हम ये टॉपिक कवर करेंगे। प्रोसेस एंड थ्रेड के अंदर हम ये टॉपिक कवर करेंगे। मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर हम ये टॉपिक कवर करेंगे। मेमोरी मैनेजमेंट एंड प्रोसेस शेड्यूलिंग थोड़ा सा लंबा है। सीपीयू शेड्यूलिंग, डिस्क मैनेजमेंट, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, कभी बनता है तो रेयरली पूछते हैं, अगर पूछते भी है तो थ्योरेटिकल बनता है। अब आपको हर सब्जेक्ट का, ये मैंने एक सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बताया है, हर सब्जेक्ट का आपको लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स मिलेंगे। लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स हर सब्जेक्ट का आपको 2 से 3 पेज, मैक्स टू मैक्स 4 पेज के अंदर रैप अप करके दे दिया जाएगा। कंक्लूजन कहते हैं जिसको, हर सब्जेक्ट का कंक्लूजन मिलेगा। क्लास नोट्स जो क्लास में मैं टीच कर रही हूँ वो सारा मिलेगा आपको। जो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ क्विजेज रहेंगी ऑपरेटिंग सिस्टम की, एंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम। इतना कुछ मैंने डिसाइड किया है कि इतना कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। होप सो इतना कुछ मिलने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। या कुछ और मेरी साइड से चाहिए तो बता दो आप। बस करेंगे, साथ साथ डिस्कस कर लेंगे, वो तो फिर जो चाहिएगा उसके बारे में तो फिर। ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ये किसी भी हमारे सिस्टम को रन करने के लिए एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जिसपे हम अपने एप्लीकेशंस को या फिर अपने काम को कर सकते हैं। ओके, रश्मि अनम्यूट योरसेल्फ। रश्मि, Hello. व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। Operating system is a system software. It is an act interface between user and system. And system, it is provide the interface between the hardware or software system. Hardware system Basic, software okay, basically or hardware. बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम एक एक इंटरफेस, सॉफ्टवेयर है। हाँ, बेसिकली एक ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है किस किस के बीच में, हार्डवेयर के बीच में, एंड जो हमारी यूजर एप्लीकेशन होती हैं उनके बीच में क्या करता है कि इंटरफेस प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन्स विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम यू कांट डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर।
आप डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। आप सोचो कि नहीं मैं यूज़र हूँ तो मैं डायरेक्टली यहाँ से यहाँ एक्सेस कर लूँगा विदाउट सॉफ्टवेयर, अगर विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप ऐसा करेंगे भी, ये बहुत पहले के टाइम पे होता था। फर्स्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम की ज्योति डिमांड, 1 मिनट कॉल है मेरी। एक ही स्टूडेंट आई है अभी। तो वो दूसरी कनेक्ट नहीं हो पा रही है। और ये कॉल आ गई थी बीच में, वहाँ को मैंने कोई बात नहीं। क्या होता है कि बेसिकली ये क्या करता है कि इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर एप्लीकेशन के बीच में और हार्डवेयर के बीच में, ठीक है। अगर आप बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो पहले आता था, सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम की डिमांड की थी वो की थी आईबीएम ने। आईबीएम ने इसको रियलाइज़ किया था कि भाई हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम भी होना चाहिए। उससे पहले क्या होता था कि भाई आप डायरेक्टली कंप्यूटर पे सेव कर रहे थे, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, सेव कर रहे थे, लेकिन वहाँ मैनेज नहीं हो पा रहा था, सब कुछ मिक्स हो जाता था। तो बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए और मैनेजमेंट के लिए यूज किया गया कि भाई हमारी सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से रखी जाए। ठीक है, इतना क्लियर है दीदी, इतना क्लियर है? हाँ हाँ हाँ, इतना क्लियर है। मैं इसको फोटो को देख रही थी एक बार, इसमें भी हमने डाल रखा है यूजर सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग ठीक है। सिस्टम। अब यहाँ पे यूज़र क्या करता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मेन है, वो यहाँ पे अपना कोई भी प्रोग्राम लिखेगा, जैसे उसने लिख दिया इंट ए, और फिर उसने बोला कि प्रिंट ऑफ हेलो, हेलो। ठीक है, तो वो प्रिंट हो जाए, कुछ ऐसा दिया। ये प्रोग्राम कहाँ जाएगा? ये प्रोग्राम डायरेक्टली, ऐसा नहीं कि आप हार्डवेयर में सीधा सीपीयू को बोलो कि इसको प्रोसेस कर दे। हमारे जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो कौन प्रोसेस करता है? सीपीयू करता है। सीपीयू का दूसरा नाम क्या है? प्रोसेसर। ठीक है, तो अगर आपको ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराना है तो आप इसको कहाँ दोगे? यहाँ यूजर एप्लीकेशन में डालोगे। भाई सॉफ्टवेयर की हेल्प से, जैसे आप सी का प्रोग्राम लिख रहे हैं तो डेव सी का यूज करते हैं, या उसको टर्बो सी प्लस प्लस का कुछ न कुछ कंपाइलर इंटरमीडिएट हम चूज करते हैं। फिर वो जाता है हमारा, कहाँ जाता है ये प्रोग्राम? सॉफ्टवेयर के जरिए ऑपरेटिंग सिस्टम के पास पहुंचेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे सीपीयू को अलोकेट करता है कि भाई उसको सीपीयू मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। अगर सीपीयू फ्री है, भाई उस टाइम पे कोई और प्रोग्राम रन नहीं कर रहा, तो उसको अलोकेट कर देते हैं, अदरवाइज वो वेट करता है। आई थिंक बेसिक आइडिया आपको क्लियर होगा। क्लियर और नॉट? ओके। अब ये जो प्रोग्राम हमारा होता है, तो इसके लिए जो इंटरनली जो काम करता है, इसमें इंटरनली काम करता है सिस्टम कॉल। एक सिस्टम कॉल नाम का एक फंक्शन होता है, ये इंटरनली कॉल होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम से ये इंटरेक्ट करता है। जैसे यूजर रिक्वेस्ट करेगा, जैसे यूजर अपना कोई भी प्रोग्राम देगा, कोई भी इनपुट देगा, तो ये सिस्टम कॉल नाम का एक फंक्शन होता है। ये क्या होता है? ये कॉल हो जाता है, और कॉल होते ही मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएगा कि यूजर ने ये रिक्वेस्ट डाली है, यूजर की ये रिक्वायरमेंट है। इंटरनली कॉल होता है। इसमें क्या होता है कि भाई ये कम्युनिकेट करता है। सारा जो काम होता है ये बेसिकली सिस्टम कॉल का काम होता है कम्युनिकेशन करना बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द यूजर। ठीक है, अगर यूजर को कोई भी रिक्वेस्ट चाहिएगी, किसी भी तरीके की अगर यूजर को रिक्वेस्ट चाहिए, तो क्या करेगा? सिस्टम कॉल को कॉल करेगा, मतलब सिस्टम कॉल को बताएगा कि मेरे को इस सर्विस की ज़रूरत है, और सिस्टम कॉल क्या करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएगा यूजर को ये चीज़ चाहिए। क्लियर? ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम
एक्ट करता है, रिसोर्स अलोकेटर भी इसको बोला जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। क्या रिसोर्स एलोकेट करता है जो। बेसिकली ये रिसोर्स भी अलोकेट करता है। अब रिसोर्स दो तरीके के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? एक आपका हार्डवेयर टाइप हो सकता है, दूसरा आपका क्या होता है, सॉफ्टवेयर टाइप होता है। ठीक है, जैसे हार्डवेयर टाइप में आपका आ जाएगा, सॉफ्टवेयर टाइप में आपका आ जाएगा, जैसे इसको मेमोरी अलोकेट करनी है, ठीक है, या कोई ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल करने हैं, ठीक है। लेकिन हार्डवेयर के अंदर आपका कौन कौन सा आएगा? जो फाइलिंग सिस्टम है आपका, लास्ट में जो हार्ड डिस्क पे हम सेकेंडरी मेमोरी पे पढ़ते हैं, आपने हार्ड डिस्क बहुत बार पढ़ा होगा, सेकेंडरी मेमोरी, वो हार्डवेयर लेवल पे जाके राइट होती है। सेकेंडरी मेमोरी हमारी हार्डवेयर लेवल पे काम करती है, ठीक है। हार्डवेयर के अंदर जैसे अपना सीपीयू हो गया, रैम आ जाएगी, इनपुट आउटपुट आ जाएगा, ठीक है, वो हार्डवेयर लेवल पे जा करके काम करेगा। अब बेसिकली कई बार इसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का गोल क्या है। इसका फर्स्ट गोल जो है वो कन्वीनियंस प्रोवाइड करना है, कि भाई सबसे पहले कन्वीनियंट होना चाहिए, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज कर रहे हैं वो कन्वीनियंट होना चाहिए। दूसरा है एफिशिएंसी का। अब जैसे एक बार ये आया था, विंडो 8 आया था, अभी जैसे ये आया था, विंडोज 8 आया था ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये फेल हुआ, ये क्यों फेल हुआ? क्योंकि ये यूजर के कन्वीनियंट नहीं था, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ता था ये। अब उसके बाद विंडो 10 आया, विंडो 10 और विंडो 7, 10 और 7 सबसे ज़्यादा यूज में है रिसेंटली। आज भी लोग 7 को यूज कर रहे हैं क्योंकि ये यूजर फ्रेंडली था। लोग 7 को ज्यादा प्रेफर करते हैं। हाँ, 7 को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि ये यूज़र फ्रेंडली है। और 8 में क्या है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यूज़र फ्रेंडली नहीं है। दूसरा आता है इफ़िशियंट होना चाहिए, कि भाई पहला गोल इसका कन्वीनियंट है, दूसरा क्या है, इफ़िशियंसी भी होनी चाहिए उसमें, ठीक है। अब दूसरा मीनिंग अगर आपको बोला जाए तो कन्वीनियंट का मतलब वही है कि ईजी टू यूज़। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन क्या क्या हैं? फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम: memory management, process management, device management, file management, security of user data and files, control over the over system performance, job accounting and error deletion, coordination between the other software and user। बेसिकली हम बार बार एक चीज़ का यूज करेंगे, जॉब, ठीक है, ये वर्ड बार बार यूज होगा, जॉब कह दें या प्रोसेस कह दें या फिर हम टास्क बोलें। व्हाट इज द प्रोसेस? प्रोसेस इज द इंस्टेंस ऑफ ए प्रोग्राम। यस। किसी भी प्रोग्राम का बहुत छोटा सा हिस्सा होता है। हाँ, क्या करते हैं हम, जब भी कोई भी जॉब या प्रोसेस हम शुरू करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम कोई कोड लिखते हैं, ठीक है, उस कोड के अंदर अपना कुछ न कुछ अपना टास्क परफॉर्म करते हैं, कुछ न कुछ हमारा मोटिव छुपा होता है, वो हम सिस्टम को देते हैं, वो सिस्टम से रन करवाते हैं। एज ए इनपुट हमारा ये रहता है, फिर आउटपुट हमारा उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी प्रोग्राम हमें लिखा है वो प्रोसेस करके सीपीयू उसको प्रोसेस करता है, और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी आउटपुट रहता है वो मॉनिटर पे डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले आता है मेमोरी मैनेजमेंट। अब मेमोरी मैनेजमेंट में दो चीज़ें आती हैं, दो तरीके की मेमोरी होती है अपनी। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी होती है ठीक है। हमारी सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी के अंदर क्या आ जाता है, रैम आ जाता है,
अब ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल है इसमें? इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली कीप ट्रैक ऑफ द प्राइमरी मेमोरी। ये क्या करता है, प्राइमरी मेमोरी का पूरा ट्रैक रखता है कि भाई कितनी मेमोरी यूज हुई है, कि मेमोरी का कौन सा पार्ट यूज में है और कौन सा पार्ट यूज में नहीं है। क्लियर है? इसका जो इसका जो रिकॉर्ड है वो कौन रखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है। ठीक है, ये जो सेकेंडरी मेमोरी है वो हमारी हार्डवेयर लेवल पे चली जाती है, जैसे आपका डिस्क वगैरह रहता है। तो आई थिंक ये बेसिक आइडिया है मेमोरी मैनेजमेंट का। इसको हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आई थिंक 3rd और 4th चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है? क्लियर। ओके, दूसरा क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अलोकेशन और डी अलोकेशन का भी ध्यान रखता है। ठीक है, किसी को कैसे मेमोरी अलोकेट की जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, यहाँ पे यूजर होता है, वो रिक्वेस्ट करेगा कि उसको मेमोरी चाहिए। अब ये यहाँ पे चेक करता है, यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। अगर मेमोरी फ्री है तो वो क्या कर देगा, ग्रांट कर देगा उसको, मेमोरी ग्रांट कर देगा, दे देगा। अगर फ्री नहीं है तो उसको क्या डाल देता है, वेट स्टेट में डाल देता है कि भाई तुम थोड़ी देर इंतजार करो, रिसोर्स फ्री होने तक आप इंतजार करो। जैसे ही वो ग्रांट, उसको परमिशन मिल जाती है, मेमोरी मिल जाती है, वो उसको यूज करेगा और बाद में क्या कर देता है, उसको रिलीज कर देता है। जैसे ही रिलीज करेगा वो वापस अवेलेबल रिसोर्स के अंदर काउंट हो जाती है। ठीक है, अगर इन शॉर्ट में बोलूं तो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मेमोरी अलोकेशन और डी अलोकेशन का भी काम देखता है या करता है। ठीक है, अब दूसरा आता है हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट। अब प्रोसेस मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं? प्रोसेस मैनेजमेंट मतलब प्रोग्राम प्रोसेस के लिए गया हुआ है, उसको अगर सीपीयू मिल जाता है। अब इसमें मतलब जितना मैंने पढ़ा थोड़ा बहुत मुझे याद है, रेडी स्टेट होती है, वेटिंग स्टेट होती है और रनिंग स्टेज होती है। अलग अलग 4-5 तरह की स्टेट होती है इसकी। वो गया तो उसके साथ हुआ क्या, उसको प्रोसेस मिला या नहीं मिला, वो वेटिंग में है या वो रनिंग में है या वो पेंडिंग में है। अलग अलग वर्ड्स है इसके लिए, थोड़ा बहुत जो याद आ रहा है अभी क्योंकि काफी टाइम हो गया। हाँ बिल्कुल यही है कि भी इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि प्रोसेस को प्रोसेसर मिला है यानी कि सीपीयू मिला है तो कितने टाइम के लिए मिला है या नहीं मिला है। ठीक है, अगर मिला है तो कितने टाइम के लिए मिला है। ठीक है, इस प्रोसेस को जो अगर उसको जो सारा प्रोसेस मैनेजमेंट वाला सिस्टम है उसको हम बोल देते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग। क्या बोलते हैं? प्रोसेस शेड्यूलिंग। अब प्रोसेस शेड्यूलिंग में हमारी जो रेडी रनिंग ये स्टेट आ जाती है, न्यू स्टेट रहती है, रेडी रनिंग जो आप बता रहे हो उसको हम बहुत डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, इसमें बेसिकली वही है कि भाई जो प्रोसेसर है वो प्रोसेस का रिकॉर्ड रखता है, भाई उसका ट्रैक रखता है कि भाई उसको ट्रैक करता है कि वो क्या स्टेटस है उसका। ठीक है, दूसरा इसका क्यों ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि वो प्रोसेसर जो है यानी कि जो सीपीयू है इस पे नज़र रखता है। उसका कारण है कि भाई बहुत ज़्यादा प्रोसेस एक साथ ना आ जाए, जिसको हम बोल देते हैं ट्रैफिक ज़्यादा ना हो जाए, सब कुछ मिक्सअप ना हो जाए, उसको अवॉइड करने के लिए हम प्रोसेस मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, या फिर कुछ ऐसा ना हो कि एक प्रोसेस सीपीयू लेके बैठ जाए बाकी सब वेट करती रहे, वो ऐसा ना होना चाहिए कि अगर 10 प्रोसेस हैं रन करना चाहती हैं, 10 की 10 प्रोसेस अपना टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं तो हर किसी का नंबर आना चाहिए, हर किसी को मौका मिलना चाहिए अपना टास्क परफॉर्म करने का। ठीक है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपका आ जाता है डिवाइस मैनेजमेंट। अब डिवाइस मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं? मतलब कंप्यूटर के साथ जो भी डिवाइसेस अटैच हैं, चाहे वो मेमोरी है चाहे वो प्रिंटर है,
तो वो किसको कब अवेलेबल हो सकता है। मान लो मुझे प्रिंटर की रिक्वायरमेंट है, मुझे प्रिंटर चाहिए है, लेकिन मेरे साथ में और कोई रिक्वेस्ट आती है उसको एक्सेस करने की, तो वो उसी बेस पे डिसाइड करेगा किसको प्रायोरिटी दी जाए, किसको मैं प्रिंटर को एक्सेस अभी कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। तो वो ये डिसाइड करता है कि किसको रिसोर्स मिलेगा या किसको अभी अभी वेट में रहना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। अभी इसमें क्या आता है बेसिकली, अगर हम कहा जाए एक शॉर्ट में अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, डिवाइस कम्युनिकेशन का ट्रैक रखा जाता है, राइट। अगर हम प्रिंटर यूज कर रहे हैं तो प्रिंटर के लिए हम कुछ न कुछ ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे, हाँ। ठीक है। जो भी हम सर्विस यूज करना चाहते हैं, हर सर्विस के कोरस्पॉन्डिंग एक ड्राइवर रहता है, ठीक है। तो वो क्या क्या करता है बेसिकली, हम ड्राइवर क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रिंटर से कम्युनिकेशन का सेटअप कर रहा है कि आपस में जो भी डिवाइस कनेक्टेड है आपके लैपटॉप से, कंप्यूटर से, जो भी आप सर्विसेज यूज कर रहे हैं, वो आपस में हम्म। कम्युनिकेट कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। क्लियर है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट से क्या समझते हैं, आई थिंक ये आपको पता ही होगा, फिर भी बता दो। क्योंकि ये सारे ना एक बार पढ़ रखे हैं, तो इनके डिटेल जहाँ हम करेंगे ना वही चल रहे, क्योंकि ये तो एक बार ओवरव्यू है और वो आगे जाके डिटेलिंग ही सही रहेगी इनकी। तो क्या मैं स्किप कर दूं इसको। कर दे बेशक से। ओके। अब प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसकी प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम की। पहला होता है कि भाई हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रिलायबल होना चाहिए। क्या है, रिलायबिलिटी। एक्सपेक्टेड रिजल्ट दे हमें, वो जो हम रिजल्ट उससे चाहते हैं वही एक्सपेक्टेड आउटपुट मिले ना वहां बिल्कुल से। वही है। अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, हम्म। मैनेजमेंट इजी होना चाहिए, हम्म। यूजर का डाटा सिक्योर होना चाहिए। प्रोवाइड करें हम। अब टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग वैसे हम जो पढ़ते हैं मोस्टली अभी रिसेंटली वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, पहले हम पढ़ते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम से भी पहले बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आए, लेकिन ये एक फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक हम्म। है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम से आप क्या समझते हैं। बैच मतलब बहुत सारे क्या नाम है, प्रोसेसेस बैच में, मतलब एक ग्रुप में शायद उनको एग्जीक्यूट करता है। हाँ, एक बैच बना देता है। जैसे हम आइडिया दे देती हूँ मैं, हम बिजली बिल भरते हैं, हाँ। एक मिनट। जैसे हम बिजली बिल भरते हैं, ये अपना पानी का बिल भरते हैं, ठीक है। हम्म। या फिर कुछ भी हम अपने गवर्नमेंट काम करवाते थे पहले, अभी तो सर खैर ऑनलाइन है, पर ऑनलाइन में भी सबकी सब फाइल, जैसे मैंने बिजली बिल भरा, ठीक है, हम्म। वो सबके सब बिल मेरे कहाँ पे जाएंगे, एक फोल्डर के अंदर मैनेज कर दिए जाते हैं। बिजली बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर मैंने हम्म। पानी का बिल भरा, वाटर बिल है, वो एक अलग फोल्डर में रख दिया जाता है। जैसे आप खुद मैनेजमेंट करते होंगे तो उसमें क्या है कि क्लास वाइज आप रिकॉर्ड रखते हो, हम्म। ठीक है। क्लास वाइज हम्म। रिकॉर्ड रखना क्या है कि भाई वो एक बैच बना दिया आपने, राइट। नहीं समझ आया। आ गया आ गया आ गया, इजी, ये तो काफी इजी है। तो वही है कि इसमें क्या होता है, बैच बना दिया, क्लास वाइज आपने कर दिया। लेकिन जब आप रोल नंबर, जब अटेंडेंस लेते हो, क्या करते हो, क्या सारे वन बाय वन अटेंडेंस है। लेते हुए क्या सभी बच्चों का रोल नंबर जो है या अटेंडेंस जो आप एक साथ ले लेते हो एट ए टाइम विद इन 1 मिनट, या मतलब जैसे आपने बोला वन बाय वन कॉल वन करते बाई हैं। वन, राइट, हम्म। 1 by 1 लेते हो। तो इसमें क्या होता है बेसिकली ऑपरेटिंग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में, कि जो सिमिलर टाइप की जॉब है उसको आप एक उसमें ग्रुप में इकट्ठा कर देते हैं, लेकिन वो जॉब है वो 1 by 1 प्रोसेस करती है। क्या होता है, 1 by 1 प्रोसेस होती हैं, यानी कि सीपीयू 1 by 1 अलोकेट होता है उनको, ठीक है। ठीक है। ये बेसिक आइडिया है। अब बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग है, मल्टी टास्किंग है, मल्टी प्रोसेसर है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है।
अब इसमें क्या होता है, जैसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सिमिलर जॉब हैं उनको एक जगह इकट्ठा करके हम सबमिटेड टू द सीपीयू, हम सीपीयू को दे देते हैं, सीपीयू फिर उनको 1 बाय 1 प्रोसेस करता है। इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, प्रोसेसिंग द सिस्टम इज ऑटोमेटिकली कीप एग्जीक्यूटिंग द जॉब इन ए बैच। This is the important task of a batch processing system. Perform the batch monitor resided in the low end of the memory, main memory का जो नीचे वाला पोर्शन है वहाँ पे स्टे करता है और 1 बाय 1 प्रोसेस को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। जैसे ये यूजर है, ठीक है, ये 4 यूजर हैं जो क्या करना चाहते हैं, कुछ बिल अपना भरना चाहते हैं। ये 2 हैं जो अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना चाहते हैं, दूसरे जो हैं ये अपना वाटर का बिल अपना भरना चाहते हैं। इन्होंने अपना अपना जॉब दिया, किसको, ऑपरेटर को दिया। जैसे स्कूल में क्लर्क होता है, क्लर्क को सभी लोग अपना टास्क दे देते हैं, ये काम कर दो, ये काम कर दो। क्लर्क क्या करता है, उसको जिसकी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उसका बंडल कर देता है, उसके उस फोल्डर में डाल देता है, बैच बना देता है। फिर उसके बाद जो प्रोसेसर होता है भाई, आगे उसको जो भी प्रोसेस करना है उस हिसाब से उसको प्रोसेस करता है। प्रिंसिपल कोई ऐसी रिक्वेस्ट है कि जो प्रिंसिपल के पास जानी है वो प्रिंसिपल के पास भेज देता है उस हिसाब से। अब यहाँ पे क्या होता है कि भाई वो 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करता है। हमारा सीपीयू होता है, ठीक है, और एक आईओ होता है, ठीक है भाई। उसने यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि मान लो एक 1 2 3 4 जॉब है, ठीक है। अगर फर्स्ट जॉब को सीपीयू अलोकेट हो गया, ठीक है, जब तक ये अपना टास्क कंप्लीट नहीं करेगी जॉब 1, तब तक वो आईओ ऑपरेशन में नहीं जा सकती है, या दूसरी प्रोसेस को हम शेड्यूल नहीं कर सकते जब तक ये अपना जॉब 1 कंप्लीट नहीं करे, सीपीयू कंप्लीट नहीं करेगी। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि भाई ये क्या करता है, जैसे जॉब 1 है, पहले ये सीपीयू टाइम एग्जीक्यूट करेगी, उसके बाद ये आईओ के अंदर जाएगी, ठीक है, अपना इनपुट आउटपुट जो टास्क है वो परफॉर्म करेगी। जब तक ये आईओ को कंप्लीट नहीं करेगा तब तक इसको नई प्रोसेस यानी कि सेकंड नंबर की जो प्रोसेस है उसको हम सीपीयू अलोकेट नहीं कर सकते। जब तक ये अपना जैसे जॉब 1 जो अपना टास्क परफॉर्म कर रही थी, जब आईओ ऑपरेशन परफॉर्म कर रही थी, उस टाइम पे सीपीयू तो हमारा आइडियल था ना। हाँ, समझ आया नहीं आया? ये दोनों जॉब्स एक साथ एग्जीक्यूट होने के लिए जा रहे, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है ऑपरेटर को हमने दिया इसको ऑपरेट करने के लिए। हाँ, उसके बाद ये जॉब्स एक बैच बन गया इन दोनों का, एक हाँ। सेम अब कैटेगरी अब यहाँ पे जॉब। कंडीशन अब यहाँ पे कंडीशन क्या लगा दी कि भाई जब तक वो इलेक्ट्रिसिटी बिल, आप ऐसे समझ लो कि भाई क्लास का रिकॉर्ड है, क्लास 10th का रिकॉर्ड आप रिजल्ट पब्लिश करना चाहते हैं, पहले वो कहाँ गया, क्लर्क के पास गया, ठीक है। क्लर्क ने उसको चेक किया, मार्क्स वगैरह एवरीथिंग इज ओके, उसके बाद कहाँ गया, प्रिंसिपल के पास गया, ठीक है। जब तक वो यहाँ से जब आपने पहले रिजल्ट ओके कर दिया यहाँ से, अब यहाँ से ओके होने के बाद कहाँ गया, प्रिंसिपल के पास है, अभी प्रिंसिपल के पास है। जब तक प्रिंसिपल उस पर साइन नहीं करेगा तब तक आप तो फ्री बैठे हो ना। हाँ, क्लियर? तो ऐसा ही है कि भाई जब तक सीपीयू के जॉब 1 ने अपना काम कर लिया, ठीक है, काम करके वो आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करने चलेगी, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने चलेगी जॉब 1, ठीक है। तो जब वो अपना आईओ ऑपरेशन परफॉर्म कर रही थी उस टाइम पे सीपीयू तो आइडियल था ना। तो सीपीयू आइडियल रहा तो मतलब मैं दूसरी जॉब को अलोकेट नहीं कर सकती। इसमें ये प्रॉब्लम आई थी, सबसे मेजर प्रॉब्लम यही थी कि सीपीयू हम दूसरी प्रोसेस को नहीं दे सकते थे, ठीक है, ठीक है। जब तक वो अपना आईओ ऑपरेशन भी परफॉर्म ना कर ले, ठीक है। बाकी डेफिनेशन मेरे हिसाब से क्लियर होगी। अब नेक्स्ट हाँ, कॉन्सेप्ट जो आया था वो मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आया। वो एक वजह से देख के भी पढ़ सकते हैं। तो हाँ, मेन जो इसमें आता है ना, वो जो क्वेश्चंस वो जो आते हैं निकालने आते हैं, वो प्रोसेस, टाइम बाउंड और वो क्या नाम है, वो किसके अंदर आता है, हाँ ठीक है, शेड्यूल के वो अंदर वो आता है ना। वो सब 1 बाय 1 मैं आपको कराऊंगी, क्योंकि एक बेसिक से लेकर के मैं चलूंगी, ठीक है। क्योंकि फिर ये है ना कि मेरे एंड से मेरे को भी ये सेटिस्फेक्शन रहेगा कि आपका रिवाइज हो चुका है।
ठीक है, ये चैप्टर जैसे ही पूरा होए तो फिर इसके ये जो तुमने नोट्स बना रखे हैं तुम मुझे पीडीएफ भेज देना ताकि मैं इनको पढ़ लूं, और प्रिंट आउट मेरे को निकलवाना तो मैं देख लूंगी इसका बाद में, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इनको पढ़ लूं बस। मैं आपको साथ के साथ जैसे आज लेक्चर हुआ ना, तो आज का आज ही भेज दूंगी। ठीक है। ठीक है, वैसे वाला मैंने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है। अब ठीक है। आता था भाई मल्टी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट क्यों आया, कि भाई जो प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई हमारा सीपीयू पूरा यूटिलाइज नहीं हो पा रहा था, वो फ्री रह जाता था जब तक एक जॉब अपना सीपीयू और आईओ टाइम पूरा नहीं कर लेती थी, तब तक हम दूसरी प्रोसेस अलोकेट नहीं कर सकते थे। क्लियर है? ठीक है। तो अब उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आया। अब इसमें एक बार इसको डेफिनेशन रीड कर लो, उसके बाद मैं आपको डायग्राम की हेल्प से भी बताती हूँ। To To overcome the overcome the problem. problem under the utilization of CPU and the main memory, the multi-programming was introduced. The multi-programming is interleaved. Interleaved execution क्या होता है? What is the meaning of interleaved? क्या होता है पता नहीं। इसका मतलब होता है कि जैसे एक प्रोसेस बीच बीच में दूसरी प्रोसेस घुसा देना, साफ सीधी बात ये है, एक सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया। मान लिया चलो पहले जॉब 1 का एग्जीक्यूट कर रही थी, ठीक है, इससे सीपीयू छीन के दूसरी किसी प्रोसेस को दे दिया, जॉब 2 को या जॉब 3 को, जो ज़्यादा हाई प्रायोरिटी की थी, जिसको ज़्यादा अर्जेंट था। ठीक है, तो इंटरलीव्ड का मतलब ये था कि भाई बीच में जॉब 2 दे दिया, अब जॉब 2 का अपना काम पूरा किया या फिर इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम जो था वो पूरा कंप्लीट हो गया, तो वापस किसको दे दिया, जॉब 1 को दे दिया। कहने का मतलब क्या कि बीच बीच में दूसरी प्रोसेस घुसा देना। ठीक है, ये होता है इंटरलीव्ड का मीनिंग। और इंटरलीव्ड का मीनिंग याद रखना, क्योंकि ये मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर बहुत बार यूज होगा। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे अगर डायग्राम की हेल्प से भी इसको देखना चाहोगे, या यहाँ पे आपके आईओ ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। मेन मेमोरी के अंदर आपकी जॉब एग्जीक्यूट करती है, ज़्यादातर जो जॉब रहती है वो मेन मेमोरी में ही रहता है। अब आप उसको स्टेट डायग्राम की हेल्प से जो आप बोल रहे हैं उसकी हेल्प से मैं बता दूंगी कि भाई वैसे यहाँ पे आइडिया दे देती हूँ। जो आपकी रेडी स्टेट होती है और सीपीयू जो होता है, या रनिंग स्टेट बोल दो उसको, और आपका जो ब्लॉक स्टेट कह दें या वेट स्टेट बोल दें इसको, ये हमेशा हमारा कहाँ पे रहता है, प्राइमरी मेमोरी के अंदर रहता है। इसके अलावा जो भी स्टेट होती है वो सारी सेकेंडरी मेमोरी में होती है। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे यहाँ पे जॉब ए ने अपना टास्क परफॉर्म कर दिया, जॉब 2 अभी रनिंग में है, यानी कि जॉब बी जो है उसको सीपीयू अलोकेट किया हुआ है, वो अभी एग्जीक्यूट कर रही है, और जॉब सी क्या है, वो वेटिंग कर रही है सीपीयू अलोकेट होने का। तो अब यहाँ पे क्या है कि भाई जॉब जो बी वाली जॉब है वो तो सीपीयू के अंदर है, लेकिन ए वाली क्या कर रही है, ए वाली अभी आई ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है। ठीक है, वो आई ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है, तो तब तक उसको क्या कर दिया गया, सीपीयू अलोकेट कर दिया गया, और वो अपना अलोकेट कर रही है, और सी वाली अभी भी रेडी स्टेट में वेट कर रही है कि वो अपनी टर्न का वेट कर रही है। सुपरवाइजर कौन है ज्योति इसमें? क्या है सुपरवाइजर? तो सुपरवाइजर सुपरवाइज करेगा ना, ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है। सुपरवाइज करेगा कि भी वो कैसे कैसे रन करनी है। ठीक है, अगर हम इसको देखा जाए कि भाई एक अपना और ज़्यादा क्लैरिटी के हिसाब से अगर देखना चाहोगे, तो J1 J2 J3 J4 ये जॉब है। ठीक है, यहाँ पे हमारा CPU है, यहाँ पे हमारा आईओ है। ठीक है, आई ऑपरेशन हमेशा हम परफॉर्म करेंगे कि भाई सीपीयू कंप्लीट, सीपीयू टाइम पहले हम एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद ही हम आई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे मान के चलो कि भाई जॉब J1 J2 फर्स्ट जो जॉब होती है वो रैंडमली उठा के दे दी जाती है। जैसे मैंने J2 को लोकेट कर दिया सीपीयू, अभी यहाँ पे J2 क्या कर रही है, रन कर रही है। ठीक है, J2 ने अपना कंप्लीट कर लिया टास्क जो इसको कंप्लीट करना था, उसके बाद ये कहाँ चलेगी, आई ऑपरेशन परफॉर्म करने चलेगी। जैसे ही आई ऑपरेशन परफॉर्म करने गई तो मेरा सीपीयू क्या हो गया, आइडियल हो गया।
हाँ आइडियल होते ही मैं अब दूसरी प्रोसेस मान के चलो कि J4 में रन करना चाहती है, तो J4 को मैं CPU अलोकेट कर सकती हूँ। ठीक है, क्लियर है। जैसे ही J4 का कंप्लीट होगा, J4 IO ऑपरेशन परफॉर्म करने जाएगी, तो मैं किसी और प्रोसेस को यहाँ शेड्यूल कर सकती हूँ। तो कहने का मतलब क्या है, मेरा CPU फ्री नहीं है, CPU मेरा बिजी रह रहा है। क्लियर है? ठीक है ठीक है, अगर डाउट है तो पूछ लेना, कोई ज्वाइन करना ना, चाह अभी रहा है तो। फिलहाल तक तो कोई नहीं है। अंजू, अंजू, मेरी बॉटल है उधर बेटा, मेरी टंकी वाली पानी की, वो लेके आएगी। ठीक है, अब डिफरेंस मेरे हिसाब से बताने की ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी ज़्यादातर जो होता है वो प्रॉब्लम आती है। ओके, मल्टीटास्किंग अभी हमने डिस्कस नहीं किया। मल्टीटास्किंग क्या होता है? एक बार में कई सारे काम करने के साथ। जैसे अभी की मैं लाइव एग्जांपल आपको देती हूँ। मैंने यहाँ पे अभी क्या कर रही हूँ, मैंने पावर पॉइंट खोला हुआ है, ठीक है, मैं प्रेजेंटेशन दे रही हूँ। मैंने फिर तुरंत क्या किया, बैकग्राउंड में मेरा रिकॉर्डिंग भी चल रही है कि भाई किसी को रिकॉर्डिंग चाहिए तो वो रिकॉर्डिंग भी ले सकता है। ठीक है, साथ में मैंने क्रोम भी खोला हुआ है, मैंने बहुत सारी चीज़ें खोली हुई हैं। ठीक है, जिसमें चाहो तो उसमें स्विच कर सकते हैं। कहने का मतलब एक साथ में मैं मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रही हूँ। ये वाला है, टैब वाला है, टैब मैंने बहुत सारी चीज़ें खोल रखी है, अपनी मेल खोल रखी है, कुछ ये रिसर्च पेपर खोला हुआ है, ठीक है, कुछ और खोला हुआ है। तो मतलब मल्टीपल टैब्स जो है, बेसिकली मल्टीटास्किंग में क्या है कि हम मल्टीपल टास्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया है। और यू कैन से दैट द मल्टीटास्किंग इज द एक्सटेंशन ऑफ द मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है। अब इसमें कंफ्यूजन हो जाता है दोनों में कि भाई दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों सेम सेम सा ही है कि वो भी मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहा है, वो भी मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहा है। बेसिकली जो होता है मल्टीपल टास्किंग में क्या होता है कि हम जो हमारी प्रोसेस होती है, यानी कि जो हमारा प्रोसेस या प्रोग्राम कह लो, उसको हम डिवाइड कर देते हैं एक फिक्स्ड साइज के अंदर। ठीक है, ठीक है। लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग में हम ऐसा नहीं करते, उसमें पूरी की पूरी जॉब प्रोसेस होने के लिए डाल देते हैं। सीपीयू को पूरा और पूरी की पूरी प्रोसेस दे देते हैं। यहाँ पे जो प्रोसेस को डिवाइड करोगे ना छोटे छोटे पार्ट में, उसको हम थ्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम नहीं करेंगे, हम मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ना। क्या बोल रहे हो? मैं कह रही हूँ कि द प्रोग्राम डिवाइडेड इनटू द फिक्स साइज ऑफ पेजेस, तो ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है ना, हम मतलब यूजर नहीं कर रहा ना। आपकी वॉइस थोड़ा फ्लक्चुएट हो रही है। अच्छा, मैं फिर से रिपीट करूँ। हाँ, रिपीट करो, क्या बोल रहे हो? यूजर तो डिवाइड नहीं करेगा ना प्रोग्राम को, ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोग्राम को डिवाइड करता है ना इनटू द पेजेस। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा, वो कैपेसिटी के हिसाब से देखता है। वो प्रोसेस को डिवाइड इसलिए करता है कि वो लाइट वेट उसमें बन जाती है, कि भाई लाइट वेट प्रोसेस हो जाएगी। जितना लाइट रहेगी, जितना छोटा साइज में रहेगी, उतनी जल्दी प्रोसेस रन करेगी। एक कोई बड़े ठीक है। साइज की प्रोसेस आ गई, अब इसको आप ऐसे देख सकते हो कि एक वीआईपी बंदा आए, आपके स्कूल में कोई वीआईपी बंदा विजिट कर रहा है, और एक हम जैसा बंदा विजिट कर रहा है, तो किसको जल्दी निपटाने में टाइम लगेगा? किसको जल्दी निपटा पाओगे, नॉर्मल इंसान को या वीआईपी को? वीआईपी को तो टाइम लगेगा, कंसीडर करेंगे, उसको हाँ, प्रेफरेंस देंगे। तो हम जो नॉर्मल बंदा, वो क्या है, छोटी प्रोसेस है भाई, छोटे छोटे बंदे आया और चल 10 मिनट में निपटा दिया। लेकिन वीआईपी का तो पूरा ये है कि भाई आपको पूरा मैनेजमेंट करना पड़ेगा, उसके लिए पूरा स्पेस अरेंज करना पड़ेगा, सारी चीज़ें तैयार करनी पड़ेगी। जो यहाँ पे ठीक है। वीआईपी पर्सन है, यहाँ पे कौन है? वो प्रोसेस है। हम्म। ठीक है, आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। हाँ हाँ, बस यही था। ओके, इसमें क्या होता है कि अगर आप जैसे जैसे इसको डिवाइड कर देते हो, प्रोग्राम को डिवाइड कर देते हो, तो एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब क्या है कि जैसे एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को मैंने डिवाइड कर दिया P1, P2 एंड P3, थ्री पार्ट में।
अब इसमें क्या होता है कि ये कुछ इस तरीके से रन करती, पहले आपका P1 एग्जीक्यूट कर रहा था, P1 एग्जीक्यूट कर रहा था, अगर आपको P2 को एग्जीक्यूट कराना है तो उसके लिए मुझे स्विच करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्विच करने में, इसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में क्या होता है, P1 का जो कंटेंट था उसको आप कहीं ना कहीं मेमोरी में सेव करोगे और P2 के कंटेंट को क्या करोगे, लोड करोगे। समझ ठीक है। आए? P1 के कंटेंट को आप सेव करोगे और P2 के कंटेंट को लोड करोगे। कहने का मतलब क्या है कि भाई एक प्रोसेस जो पहले रन कर रही थी, एग्जीक्यूट कर रही थी, उसको आप उसके कंटेंट को सेव करोगे और दूसरी प्रोसेस को आप क्या करोगे, लोड करोगे। दैट इज नोन एज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, ठीक है। लेकिन इसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमने प्रोग्राम को डिवाइड ही नहीं करा, प्रोसेस पूरी की पूरी रन करवा रहे हैं हम। मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम में। हाँ बिल्कुल, मल्टी प्रोग्रामिंग में हम प्रोसेस को डिवाइड नहीं करते, इसमें मल्टीटास्किंग में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ठीक है। अब यही कह रहा है कि भाई ये मॉडर्न कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट यूज करता है, ये अपना थोड़ा सा पुराने विचारधारा का है, ठीक है। अभी आई थिंक नेक्स्ट, अभी आपके पास टाइम हो तो मैं और कवर कर दूं। बस हो गया भाई, मेरा तो टाइम ये लगा ले, बाकी चलो डेमो ठीक, इसके अच्छा इसके बेस पे ये आया। क्वेश्चन, इसके बेस पे क्वेश्चन के आंसर करना। ठीक है। आंसर दिस क्वेश्चन। So the following is the objective of scan, provide, manage the system hardware. All of the above. ऑल ऑफ द अबव, इसका मतलब आपने ध्यान से नहीं पढ़ा। गाइज एवरीबॉडी Manage प्लीज system रिप्लाई। hardware. रश्मि, कल्याणी। Managing the system hardware. कल्याणी, आई थिंक कल्याणी बिजी है सही शायद से कहीं पे। राइट आंसर इज मैनेजिंग द सिस्टम हार्डवेयर। ये सिस्टम को स्कैन करने का काम नहीं करता है, ना इसका काम कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का है। मेन जो काम है रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। लेकिन सिर्फ ये हार्डवेयर दे रखा था ज्योति, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग था कि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होता तो फिर ये इसका आंसर लगता ना। कोई बात नहीं, यही तो एक एग्जाम है। बच्चों को कंफ्यूज कैसे करता, वो ऐसे ही तो कंफ्यूज करता है। हाँ, कोई दो दो ऑप्शन ठीक लगते हैं, दो में से फिर एक जो हम ट्राई करते हैं वो गलत हो जाता है। हाँ यही यही मेन चीज़ है। अब वो हो सकता है नेक्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर ही दे दे, लेकिन मैनेज तो करता हाँ। है ना, हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो, कोई बात नहीं, एक मशीन है तो। प्राइमरी जॉब ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मैनेजिंग रिसोर्स, मैनेज रिसोर्स। रश्मि, एक सेकेंड, अमाउंट मैनेज रिसोर्स ही है, ठीक है, ये बिल्कुल रिसोर्स सही है। को मैनेज कर। कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ डज नॉट हैव द हार्ड डिस्क, रैम, रोम, कैश। रोम। रोम, ठीक है। रोम। क्योंकि हमेशा जो बूटिंग होती है वो हमारी रोम के अंदर बूटिंग होती है। बूटिंग का मतलब क्या है, जब भी हम अपने लैपटॉप को या कंप्यूटर को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, उस टाइम पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है लोड होता है। वो कहाँ लोड होता है, हाँ। वो रोम के अंदर होता है, ठीक है। ठीक नेक्स्ट। है। So the following is not the function. Networking is not the function of नेटवर्किंग, operating. ठीक है, नेक्स्ट। The ability of an OS to is multitasking. It's multitasking. Next, the operating system that is self-contained in a device and resident in the ROM is known as. It's as self-contained, batch, European, embedded. Embedded operating system. Rashmi, the operating system that is self-contained in a device resident in the ROM। इसमें मुझे डाउट हो रहा है, क्यों? पता नहीं, एक सेकेंड रुको। तेरे को तो और ज़्यादा क्लियर होना चाहिए।
हाँ, इसमें थोड़ा सा हो रहा है। सी इज द राइट आंसर। हम भी तो वो क्या कह रहा है देखिए यहाँ पे ध्यान से सुन। सेल्फ कंटेंट इन ए डिवाइस एंड रेजिडेंट इन द रोम, वर्ड यूज किया उसने रोम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे होता है? रोम में ही होता है ना। हम्म। हम्म। ये जो है ये रोम के अंदर नहीं होते हैं, ये अपने सारे जो होते हैं ये हमारे रैम के अंदर होते हैं तीनों, बाकी तीनों रैम में होते हैं। ठीक है। द ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए मेमोरी मैनेजर। कीप ट्रैक ऑफ मेमोरी, एलोकेट। इसमें सभी को करता है, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव। बाय ऑपरेटिंग सिस्टम द रिसोर्स मैनेजमेंट कैन बी डन। नन आएगा इसमें तो। क्यों आएगा नन? मैंने बताया था मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्राइमरी मेमोरी का रिकॉर्ड रखता है। क्या रिकॉर्ड रखता है उसे? कौन सी प्रोसेस क्या है, कौन सी प्रोसेस कितने टाइम के लिए और कितनी मेमोरी यूज कर रही है। क्या बोला मैंने? कि कितने कोई भी टाइम के लिए प्रोसेस मेमोरी आ रहा है यूज। वो कितने टाइम के लिए आ रहा है और उसको कितना स्पेस चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? बोथ ए एंड बी। हाँ जी। दोनों ही हुए ना कि भाई टाइम भी देखेगा और स्पेस भी देखेगा। ये मल्टीप्लेक्सिंग ना थोड़ा सा वर्ड अलग हो गया था, तो ऐसे लग रहा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम का पर्पस नहीं होगा ये। यही तो एग्जाम है।